Hello everyone, this is Tania Kandil and you are watching Law with Tania। आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 20 तक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब एक आर्बिट्रेटर या एम्पायर एक डिसीजन दे देता है जिसे हम अवार्ड कहते हैं और वो अवार्ड कोर्ट के अंदर जमा हो जाता है, तो अब उस अवार्ड की बेसिस पर कोर्ट के पास ये राइट आता है कि वो जजमेंट या डिक्री प्रोनाउंस करें, यानी वो अपना फ़ैसला सुना दे। सो बेसिकली कोर्ट कब कब अपना फ़ैसला सुनाएगा और वो जो फ़ैसला सुनाएगा वो किन ग्राउंड्स पर अपीलेबल होगा और कब अपीलेबल नहीं होगा। अब आर्बिट्रेटर या एम्पायर जब अपना एक फ़ैसला सुना देता है, उसके बाद वो कोर्ट के सामने वो फ़ैसला रख देता है, अपने डिसीजन की कॉपी रख देता है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो रख देता है, या जो भी चीज़ें उस सारी प्रोसीडिंग्स के दौरान उसने यूज़ की, यूटिलाइज़ की, वो सब लाकर कोर्ट के सामने रख देता है। तो बेसिकली कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो उस पर अपना हतमी फ़ैसला सुनाए। अब उसकी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो कोर्ट सीज नो कॉज टू रिमिट द अवार्ड। कोर्ट को कोई भी ऐसी वजह सुनाई नहीं देती कि जिसकी बेसिस पर वो फ़ैसला वापस भेज दे आर्बिट्रेटर के पास कि तुम इसकी ये मिस्टेक दूर करो और मेरे पास दोबारा फ़ैसला ठीक करके लाओ। Second condition is court sees no cause to remit any of the matter referred to arbitration for consideration। सेकंड कंडीशन ये है कि जब कोर्ट ये देखती है कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर के सामने जो भी मामला, जो भी मैटर्स रखे गए थे, उसने उनको प्रॉपरली डिसाइड किया है और उनमें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन ये है कि जब कोर्ट को ये लगे कि उसका जो फ़ैसला था, आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन दिया, उसको ख़त्म करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो कॉज टू रिमिट अवार्ड, देयर इज़ नो कॉज टू रिमिट द मैटर्स रेफर्ड, देयर इज़ नो कॉज टू सेट असाइड द अवार्ड। तो ऐसी तीनों कंडीशंस के अंदर कोर्ट इस अवार्ड की बेसिस पर अपनी जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। कोर्ट जजमेंट सुनाने के बाद एक डिक्री भी फर्दर इशू करेगी, यानी एक डिटेल डिसीजन भी देगी और उसके साथ साथ एक हतमी फ़ैसला भी देगी। सो बेसिकली हमारे पास ये तीन ग्राउंड्स हैं कि जब कोर्ट के सामने एक अवार्ड लाया जाता है तो कोर्ट के पास ये राइट आ जाता है कि वो लाया गया अवार्ड जो है उसकी बेसिस पर एक जजमेंट और एक डिक्री दे दे। अब उसको देने के लिए तीन चीज़ों को उसने देखना है कि सबसे पहले उसके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था कि वो दोबारा से भेजे उस डिसीजन को कि इस मैटर में चेंजेस करो, इस अवार्ड में चेंजेस करो, या फिर तुम्हें जो मैटर दिया गया था वो सेट असाइड किया जा रहा है, तुमने उसे सही डिसाइड नहीं किया, उसे हम ख़त्म करें। तो इन बेसिस पर अगर वो डिग्री को चेंज नहीं करवा सकता तो वो फिर अपनी जजमेंट देगा। और जैसे ही एक जजमेंट प्रोनाउंस हुई उसके साथ साथ कोर्ट का ये राइट है कि वो एक डिग्री भी पास कर दे। अब इसमें इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने अवार्ड लिया उस पर आपने जजमेंट देनी है। अब उसके दौरान एक टाइम फ्रेम है कि आपने ये देखना है कि डिसीजन टू सेट असाइड दी अवार्ड, उसके लिए एक एप्लीकेशन आनी थी पार्टीज़ की तरफ से। अगर वो नहीं आई और उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप अपना जजमेंट या डिग्री पास कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि पार्टीज़ में से कोई ऐसी एप्लीकेशन ले आया तो उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया आपने, उसके बाद अब आपके पास ये राइट है कि आप अपनी जजमेंट या डिग्री दे सकते हैं उस अवार्ड पर। और ऐसी सिचुएशन में कोई राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट नहीं करता कि जजमेंट या डिग्री के अगेंस्ट कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। दो ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बेसिस पर वो जजमेंट या वो डिग्री अपील की जा सकती है। फर्स्ट इज़ कि अगर जो अवार्ड आया था उससे ज़्यादा जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया है, कोर्ट के फ़ैसला जो है वो उस अवार्ड से निकल कर है, उससे हट कर है, या फिर वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो उस जजमेंट या डिक्री पर अपील कर सकती हैं पार्टीज़। नेक्स्ट इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 हमें ये बताएगा कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक हतमी फ़ैसला देने से पहले पहले कुछ ऑर्डर्स पास करे जो टेम्पररी नेचर के होंगे। ठीक है, इंटरिम ऑर्डर्स को कोर्ट पास कर सकती है।
अब हम ये देखेंगे कि जब कोर्ट को ये रियलाइज़ हो जाए कि उसके पास जो अवार्ड लाया गया आर्बिट्रेटर या एम्पायर की तरफ से, उसकी कोर्ट ने जो एग्जीक्यूशन करवानी है, तो बेसिकली अपने डिसीजन के बाद कोर्ट ये रियलाइज़ करती है कि अब उसको एग्जीक्यूट कराने में इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय कि कोई भी पार्टी जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन को डिले करवा सकती है, वो डिफ़ीट करवा सकती है, वो उसके अंदर रुकावटें पैदा कर सकती है। तो ऐसी सूरत में आप ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके, उस पर अमल दरामद करवा सकें आप अवार्ड पर। तो आप क्या करेंगे, मीनिंग दे बाय कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगी, जो टेम्पररी ऑर्डर पास करेगी, और उन ऑर्डर्स के थ्रू जो है वो अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएगी। सो बेसिकली जहाँ जहाँ कोर्ट को ये रियलाइज़ होगा कि एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोर्ट वहाँ पर इंटरिम ऑर्डर्स पास करके अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाएगी, उन फ़ैसलों को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएगी। अब अगर किसी पार्टी को ये रियलाइज़ होता है, ये फ़ील होता है कि वो एग्रीव्ड है, यानी जो कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर्स पास किए उनसे उसको नुकसान है और उसको कोर्ट के सामने एक रीज़न रखनी चाहिए, तो वो कोर्ट के सामने अगर एक ऐसा सफिशेंट रीज़न या ग्राउंड्स ले आते हैं कि जिनकी बेसिस पर वो फ़ैसला बदला जा सके, तो कोर्ट उन पार्टीज़ को सुनने के बाद मज़ीद एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। यानी कोर्ट को ये लगे कि वो ऑर्डर वापस ले लेना चाहिए, तो कोर्ट एक और ऑर्डर इशू करेगी और उसमें ये लिखेगी कि मैं अपना फ़लाँ ऑर्डर वापस लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से नहीं, इस तरह कर लें। ठीक है, तो कोर्ट अपने फ़र्दर ऑर्डर के थ्रू अपने पुराने ऑर्डर में चेंजेस भी कर सकता है और फर्दर उसको इन्हांस भी कर सकता है। लाइक कोर्ट एक ही दफ़ा ऑर्डर पास करने के लिए कैपेबल नहीं है, कोर्ट जितनी दफ़ा चाहे वो उस पर ऑर्डर्स पास कर सकता है। सेक्शन 19 के नीचे हम ये देखेंगे कि आर्बिट्रेशन जो है उसको सुपरसीड कोर्ट कब और कैसे करेगा, यानी जो डिसीजंस आर्बिट्रेशन ने लेने थे उसकी जगह वो पावर अब कोर्ट के पास कैसे आएगी। सो बेसिकली जहाँ पर जो अवार्ड होता है वो वॉइड हो जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती या फिर वो सेट असाइड हो जाता है, उसका ख़ात्मा कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब ये राइट कोर्ट के पास आ जाता है कि वो फर्दर डिसीजन अपना दे। सो जब भी कभी सेक्शन 16 सब क्लॉज 3 के नीचे जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी, लाइक अगर अवार्ड के अंदर ऐसी चीज़ों को डिसाइड किया गया कि जिनको डिसाइड नहीं करना था, या फिर जिन चीज़ों को डिसाइड करना था वो नहीं की गई, और अब उन मैटर्स के अंदर फर्दर चेंजेस अगर लाई जाएंगी तो उससे बाकी का अवार्ड भी मुतासर होगा, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर उसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है या फिर लीगल स्टेटस ही नहीं है, आपको ये लगता है कोर्ट को कि वो जो अवार्ड है वो लीगल नहीं है, तो ऐसी बेसिस में कोर्ट के पास ये राइट आ जाता है कि वो उस अवार्ड को, वो आर्बिट्रेशन के फ़ैसले को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे और वहाँ पर सुपरसीड कर ले, यानी उस मसले को ख़ुद टेक ओवर कर ले और ख़ुद सुने और ख़ुद उसको डिसाइड करे। तो बेसिकली इसमें अवार्ड की हैसियत ख़त्म हो जाती है। अब जब ये 3 कंडीशंस अराइज हो गई कि एक्स्ट्रा मैटर्स डिसाइड कर दे, लीगैलिटी के साथ इशू है या उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही, अब आपने दोबारा आर्बिट्रेशन को ये राइट दिया कि इन मैटर्स को करेक्ट करके लाओ, बट आर्बिट्रेशन फेल टू डू सो। वो जो टाइम फिक्स आपने किया था उसके अंदर आर्बिट्रेटर या फिर एम्पायर ये नहीं कर पाया, तो आपने उसके इस फैसले को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और अब एज अ कोर्ट आप इस चीज़ को टेक ओवर करेंगे और इसको डिसाइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आर्बिट्रेशन एक्ट या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो भी है वो सब सीज़ हो जाएगा, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकती है और अब जो है वो कोर्ट डिक्लेयर करेगी अपने ऑर्डर के थ्रू कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है और अब इस मैटर को मैं ख़ुद सुनूंगी और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कोई हैसियत बाकी नहीं है। तो बेसिकली जब भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर सेट असाइड कर देगी, ऐसा ऑर्डर पास कर देगी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कोई हैसियत बाकी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट इशू को खुद टेक ओवर कर लेगी और वो रेफरेंस खुद सुनेगी। अब हम ये देखेंगे चैप्टर 3 के अंदर जब आर्बिट्रेशन होती है जिसके अंदर कोर्ट भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो वो किस तरह से होगी।
Section 20 says application to file in court arbitration agreement. जहाँ पर जब कोई शख्स एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है कि अब उस एग्रीमेंट पे फ़िलहाल कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी तज़ाद नहीं है और कोई भी सूट केस के अंदर पेंडिंग भी नहीं है उस केस को लेकर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर फर्दर आने वाले टाइम में कोई डिफरेंस अराइज होता है और पार्टी ये कंसिडर करती है कि इस मैटर को चैप्टर 2 के नीचे यानी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट डील करने की बजाय हम इसे कोर्ट में लेकर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास वो लेकर जाया जा सकता है। अब जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी तो कोर्ट के पास लेकर जाने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है कि उसका मैटर कोर्ट के सामने रखा जाए तो वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगी, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू आप कोर्ट में ये अप्लाई करेंगे कि हमारा जो मैटर है वो कोर्ट डिसाइड करे और उसको आर्बिट्रेशन की तरफ रेफ़र ना किया जाए। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि वो कोर्ट जो है ये जुरिस्डिक्शन रखती हो कि उस एग्रीमेंट को, उस मैटर को सुन सके। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने मैटर्स को कोर्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग बेसिकली ये राइट ऑफ द पार्टीज़ है कि वो अगर ये चाहते हैं और उनकी ये विलिंगनेस है कि उनका मैटर आर्बिट्रेटर के सामने ना जाए, अंपायर उसको ना सुने, तो वो अपना मैटर अपनी मर्ज़ी के तहत उस कोर्ट के सामने कि जिसके पास जुरिस्डिक्शन मौजूद है उस मैटर को सुनने की, तो वो उसके सामने भी अपने मैटर को लेकर जा सकते हैं। सो बेसिकली ये राइट देता है पार्टीज़ को कि आप अपनी मर्ज़ी के फोरम पर अपने मैटर को चैलेंज करें। ये चैप्टर 3 का राइट है और चैप्टर 3 साथ ये रेफ़र कर रहा है कि यहाँ पर आप चैप्टर 2 को एक्सक्लूड करें। यानी चैप्टर 2 में आपको बताया गया था कि आप जब अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करवाते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, तो यहाँ आप वो नहीं करवाना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका मैटर कोर्ट की इंटरवेंशन के साथ सॉल्व हो। सो दिस इज़ बेसिकली चैप्टर 3 और चैप्टर 3 ये पार्टीज़ को राइट देता है कि उनका मैटर जब भी कोर्ट की इंटरवेंशन के साथ वो चाहें वो रिज़ॉल्व हो सकता है। सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 अब हमें ये बताएगा कि अगर पार्टीज़ ये चाह रही हैं कि उनका मैटर कोर्ट के सामने जाए तो बेसिकली उन्होंने किस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन वो कोर्ट के अंदर फ़ाइल करेंगे वो एक तो रिटन होनी चाहिए, ओरली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रिटन इज़ मस्ट। फिर नंबर्ड पैराग्राफ की सूरत में आप उसे लिखेंगे और इसके साथ साथ आप पार्टीज़ को उस एप्लीकेशन में एज अ प्लेंटिव और एज अ डिफेंडेंट यानी प्लेंटिव और डिफेंडेंट की हैसियत से आपने पार्टीज़ को वहाँ पर मेंशन करना है। जो अप्लाई कर रहा है वो प्लेंटिव कहलाएगा और जिसके अगेंस्ट वो जा रहा है वो बेसिकली डिफेंडेंट कहलाएगा। अब क्लॉज 3 फर्दर स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेगा कि अगर ऐसी एक एप्लीकेशन प्लेंटिव के बिहाफ पर कोर्ट में चली जाती है तो ऐसी सिचुएशन में अब कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब कोर्ट के सामने एक ऐसी एप्लीकेशन ले जाई जाएगी और वो फाइल हो जाएगी तो कोर्ट क्या करेगा कि वो प्लेंटिफ को नोटिस नहीं करेगा बिकॉज़ वो ऑलरेडी कोर्ट के सामने मौजूद है। कोर्ट डिफेंडेंट को नोटिस करेगा, अदर पार्टीज़ को नोटिस करेगा कि वो आएँ और कोर्ट के सामने ये क्लैरिफाई करें कि वो अगर ये चाहते हैं कि उनका मैटर कोर्ट ना सुने, उनका एग्रीमेंट कोर्ट के सामने ना रखा जाए, तो उसकी रीज़न्स दें जो सफिशेंट हों और जो प्रूव कर सकें कि वो वाकई ठीक चाहते हैं। और उसके लिए उस नोटिस में कोर्ट एक टाइम फ्रेम जो है वो फ़िक्स करेगा और वो बताएगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर आके आपने कोर्ट के सामने ये एक्सप्लेनेशन देना है। क्लॉज 4 हमें बताती है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो फेल हो जाता है और वो ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाता कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो उससे रिलेटेड है वो कोर्ट के सामने नहीं प्रोसीड करना चाहिए, यहाँ पर इस मैटर को नहीं लाना चाहिए, तो कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करेगी कि जिसके अंदर कोर्ट ये कह देगी कि वाकई आपका मैटर यहाँ पर सुना जाएगा। और ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट फिर वो जो रेफ़र कर देगी उस मैटर को आर्बिट्रेटर की तरफ। कोर्ट अपनी मर्ज़ी से पहले रेफ़र नहीं करेगी बल्कि पार्टीज़ का जो भी सिलेक्टेड आर्बिट्रेटर है जो इस एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने डिसाइड किया था और जो भी उन्होंने वहाँ पर सिलेक्ट किया था उसको मैटर रेफ़र करेगी। और अगर ऐसा कोई आर्बिट्रेटर जो है जिस पर वो एग्री नहीं कर पा रहे तो कोर्ट
अपनी मर्ज़ी से एक आर्बिट्रेटर जो है वो रखेगी और उसकी तरफ मैटर रेफ़र कर देगी। सो बेसिकली पहले पार्टीज़ की कॉन्सेंट को देखा जाएगा और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कोर्ट अपनी कॉन्सेंट के थ्रू एक आर्बिट्रेटर को वो मैटर रेफ़र करेगी। और जैसे ही ये मैटर एक आर्बिट्रेटर की तरफ रेफ़र हो गया तो वो आर्बिट्रेटर जो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की सारी प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए उस मैटर को सुनेगा और उस मैटर को डिसाइड करेगा। यहाँ हमने सेक्शन 70 to 20 देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से आगे मूव करेंगे कि अगर कोई सूट चल रहा हो तो उसमें आर्बिट्रेशन कैसे होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।